सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके प्रीवियस ईयर में पेपर जो है उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इससे पहले हम सन 2016 के सभी पेपर और सन 2017 के सभी पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा पिछला वीडियो समावेशी शिक्षा का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कराया था, वो आपको साइड में आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं सन 2017 का जो द्वितीय बार का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन की। तो आज हम देखेंगे साइंस का बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सन 2017 का द्वितीय बार का पेपर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु सेक्शन का सॉल्यूशन, और जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऊष्माधारिता का मात्रक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऊष्माधारिता होता क्या है। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान का जो ताप है यानी कि टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही जो है उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। और ऑप्शन की बात करें इसमें कि ABCD में से कौन सा सही होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में पूछा है इसका मात्रक, तो ये हो जाएगा हमारा कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। और ये जो भौतिक राशि है इसका अगर SI मात्रक पूछा जाए तो वो होता है हमारा जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन जो है वो SI मात्रक होता है। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन भी आपको इसकी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंडुआ रोग लगता है नींबू, आलू, गेहूं या लौकी में। तो ये जो है वो गेहूं में होने वाले प्रमुख रोगों में आता है। और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल में एक रोग जो है काफ़ी बार पूछा जाता है वो होता है हमारा करनाल बंट रोग। करनाल बंट रोग ये जो है वो SSC के 10+2 लेवल पर भी पूछा जा चुका है, तो इसको भी जान लेते हैं। ये जो भी जो है वो गेहूं में होने वाले प्रमुख रोगों में ही आता है। तो कंडुआ रोग भी हमने जाना, इसके साथ साथ करनाल बंट रोग भी जाना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स या लाल रुधिर कणिका। तो ये जो है वो लाल रुधिर कणिका होती है, यानी कि उत्तर नंबर द हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को जो है वो क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल की बात की जा रही है और इस पर अगर बल लगाया जा रहा है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है कार्य या चौथा ऑप्शन है आवेश। तो इसे हम कहते हैं दाब, यानी कि उत्तर नंबर बा। किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है हम दाब कहते हैं, यानी कि प्रेशर कहते हैं। बात करते हैं अगले और लास्ट बहुविकल्पी की। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को जो है वो रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है हमारे पास लकड़ी का कोयला, दूसरा ऑप्शन है सुगर चारकोल, तीसरा ऑप्शन है जंतु चारकोल और चौथा ऑप्शन है लैंप ब्लैक। तो ये जो है वो प्रयोग होता है जंतु चारकोल, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। और बात करते हैं थोड़ा सा चारकोल आखिर होता क्या है। तो चारकोल की अगर बात करें तो लकड़ी का कोयला या काठ कोयला या कह सकते हैं चारकोल, इन तीनों नामों से जो है इसे जाना जाता है। ये जो है वो काला भूरा सछिद्र यानी कि छिद्रों से युक्त और ठोस पदार्थ होता है जो कि लकड़ी, हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें जो है वो गर्म करके उसमें से जल और अन्य जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उसको निकाल कर जो है वो बनाया जाता है। और जो ये टोटल क्रिया हमने बताई इसको जो है हम ऊष्मा विघटन के नाम से जानते हैं। और काफ़ी बार जो है जो चारकोल है इसके जो यूज़ होते हैं, यानी कि जो इसके उपयोग होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो चारकोल के उपयोग की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि धातु कर्म जो है उसमें ईंधन के रूप में होता है, औद्योगिक ईंधन के रूप में होता है, खाने बनाने के ईंधन के रूप में होता है, बारूद निर्माण के लिए भी होता है, शुद्धिकरण के लिए भी होता है, कलाकारी, चिकित्सा आदि इन सभी क्षेत्रों में जो है चारकोल का उपयोग होता है। और बात करें जंतु चारकोल की तो ये जो है हड्डी के कोयले का उपयोग जो है वो प्रमुख रूप से रंगों और गंधों को जो है वो दूर करने के लिए किया जाता है। ये एक समय अनेक देशों में सफ़ेद जो चीनी होती है उसको प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता था। अगर आपसे पूछा जाए जंतु चारकोल है इसमें सबसे अधिक परसेंटेज किसकी होती है, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू जो है ये बना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो कैल्शियम फास्फेट की होती है। तो ये सारे हमारे समाप्त होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ।
बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कोल गैस क्या होती है। कोल गैस की बात करें तो ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का जो है वो मिश्रण होती है। यहाँ से यहाँ तक देखिए आप जो जो गैसें विद्यमान होती हैं इन सभी गैसों का मिश्रण ही हमारा जो है वो कोल गैस कहलाता है। कोल गैस जो है वो ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में जो है वो प्रयुक्त होती है। गैस जो है उसमें उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलाने से जो है वो प्रकाश उत्पन्न होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डिटेल में हम सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये सारी बातें हो गई कोल गैस से रिलेटेड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि रेल की जो दो पटरियां होती है उसके बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है। तो रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है वो अधिक गर्मी होने से लोहा जो है वो गर्मी पाकर फैल जाता है। और यही चीज़ आपने जो है वो जो बिजली के तार होते हैं उसमें भी देखा होगा कि जो तार होते हैं वो थोड़े से ढीले जो है वो बांधे जाते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में होते हैं वो फैल जाते हैं और सर्दी के मौसम में जो है वो सिकुड़ जाते हैं। अगर वो एकदम टाइट बांधे जाएंगे तो सर्दी के मौसम में जब वो सिकुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो टूटने का डर रहेगा, इसलिए थोड़ा सा वो देखा होगा लटका के ही बांधे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आयाम से जो है वो क्या अभिप्राय है। तो कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है, और यहाँ पर विस्थापन वर्ड आया तो विस्थापन से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है। तो ये जो है वो एक सदिश राशि होती है। विस्थापन जो है कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम किसी चीज़ को ट्रांसफर करते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही वही हमारा जो है वो विस्थापन हो जाता है। बात करते हैं आगे। तो अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का जो है वो आयाम कहते हैं। इसे जो है अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं और जो विस्थापन है उसे जो है हम एस अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक यानी कि आयाम का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि सूर्य ग्रहण क्या है, ये जो है वो कैसे होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में इस प्रकार आ जाते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो है वो चंद्रमा होता है। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, तभी जो है हमारा सूर्य ग्रहण की घटना होती है। तथा चंद्रमा की जो प्राछाया है वो पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य जो है वो दिखाई नहीं देता है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और इसी घटना को जो है हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये जो है वो अमावस्या को होता है। और इसके अलावा बात करें चंद्र ग्रहण, वो जो है हमारा पूर्णिमा को होता है। दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि प्रंकुचन दाब क्या है। तो हृदय जो है हमारा यानी कि जो हार्ट है वो प्रंकुचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा जो हृदय शिथिलन है उसके समय जो है वो ये कम होता है। ये इस दाब की लेकर बात की जा रही है। इसे जो है वो रक्त दाब यानी कि बीपी कहते हैं और बीपी को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसकी जो है दो अवस्थाएं होती हैं। पहली है हमारी प्रंकुचन दाब। इसकी बात करें तो ये रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था जो है वो प्रदर्शित करती है, और जो शिथिलन दाब है ये जो है रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को जो है वो प्रदर्शित करती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा मानव कान जो है वो किस सीमा के बीच की आवृत्ति जो है उसकी ध्वनियों को सुन सकता है। तो मानव कान की बात करें तो एक निश्चित सीमा के बीच के सीधे आवृत्तियों की ध्वनि जो है ये सुन सकता है। ये सीमा जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। एक हर्ट्ज में जो है वो एक कंपन प्रति सेकंड होता है। तो इसी के साथ हमारे सारे अति लघु सेक्शन के क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। अगले पार्ट में इसके सेकंड पार्ट में जो है सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।